अरे ये क्या था? पता नहीं, इस नदी में तो कभी ऐसा नहीं हुआ है। अरे ये क्या है? बाप रे, ये किसने नदी में लाश डाल दी है? मैं लाश नहीं हूँ, मैं जिंदा हूँ, लेकिन अब जिंदा नहीं रहना चाहता। मुझे मार दो, मुझे बहुत कष्ट हो रहा है। अरे ये तुम्हारे चेहरे पे क्या हो गया है? लाल 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 लाल। पता नहीं, ये एक असाध्य रोग है। ये रोग मेरी जान लेगा। बहुत पीड़ा हो रही है, मैं और जिंदा नहीं रह। मुझे मार दो, मुझे बहुत तकलीफ हो रही है। मैं इस तरीके से जिंदा यहाँ नदी में बह रहा हूँ। लेकिन तुम्हें किसने नदी में बहा दिया? तुम्हारे घर वाले इतने क्रूर कैसे हो सकते हैं? अपने ही बेटे को कोई कैसे पानी में डाल सकता है? मेरे घर वाले अब समझ चुके हैं। नहीं नहीं, मैं तुम्हें मार नहीं सकती हूँ, तुम यहीं रुको, मैं अपने बाबा को लेकर आती हूँ। मेरे बाबा एक कविराज हैं, उन्हें बहुत सारी औषधियाँ पता है, वो शायद तुम्हारा इलाज कर दे। मैं अभी लेकर आती हूँ, तुम बिल्कुल भी परेशान मत हो। अरे मिनी, क्या बात है? एकदम भागी भागी आई हो, सब ठीक है ना? नहीं बाबा, देखो ना, मैं पानी भरने गई थी। हाँ, लेकिन तेरा घड़ा कहाँ है? बाबा, घड़ा तो वहीं छूट गया है। पता है बाबा, वहाँ पे एक मैना, पता नहीं उसे क्या रोग हुआ है, उसे उसके घर वालों ने पानी में बहा दिया है। वो बहता हुआ आकर अटका है। चलो ना बाबा, देखना उसे जो बीमारी होगी उसे ठीक कर दो। बाबा, तुम्हें तो ढेर सारी दवाइयाँ आती है। अच्छा अच्छा, चलो चलो चलते हैं, देखे तो सही है क्या मामला। अरे आ गए तुम लोग, अब मुझे मार दो, मार दो। अरे चुप करो, हम तुम्हें यहाँ मारने नहीं आए हैं, बल्कि हम बचाने आए हैं। पता नहीं कैसे घर वाले हैं जिन्होंने तुझे ऐसे पानी में छोड़ दिया। देखो तो सही, क्या है रोग? अरे रे, ये तो इसे कुष्ठ हो गया है। ओहो, इस बीमारी की इलाज तो बड़ा मुश्किल है। बाबा, क्या तुम इसे ठीक नहीं कर पाओगे? अरे ठीक कर पाऊंगा, लेकिन बहुत मशक्कत है इसमें, इसीलिए तो कहता हूँ मुझे मार दो। जीने से कोई फायदा नहीं है, और इस तरीके से पानी में मैं बहता जा रहा हूँ। अरे तुम चुप करो ना, बार बार मरने की बात क्या करते हो? ठहरो, देखो बिटिया मिनी, इसका इलाज तो हो सकता है, लेकिन बहुत सेवा सुरसा लगेगा। बाबा, आप परेशान क्यों हो रहे हो? किसी को मरते देना अच्छी बात नहीं है, हम इन्हें जिंदा कर दे वो बहुत है। मैं सेवा कर दूंगी इसकी। अच्छा, लेकिन औषधि इसकी लाना बड़ा मुश्किल है। बाबा, आप मुझे बताना ना, मैं औषधि ले आऊंगी। आपके साथ रहते रहते तो मैं भी सीख चुकी हूँ, मैं भी अब ला सकती हूँ। अच्छा चलो, पहले इसे ले चलते हैं। अरे तुम तो किसी अच्छे घर से लग रहे हो, तुम राजकुमार हो क्या? हाँ, मैं राजकुमार हूँ। लेकिन एक राजकुमार को उसका परिवार पानी में कैसे छोड़ सकता है? अरे बिटिया, ये सब बातें बाद में होती रहेंगी, पहले इसे लेकर चलो घर। हाँ ठीक है बाबा। मैं जानता था इस रोग का इलाज इतना आसान नहीं है, इसके लिए तो चाहिए स्वर्णलता, लेकिन स्वर्णलता तो सिर्फ किस्मत वालों को मिलती है। मैंने तो कितनी बार कोशिश करी है, लेकिन कभी भी मुझे स्वर्णलता नहीं मिली है। अब क्या होगा, कैसे इलाज करूं इसका? क्या हुआ बाबा, क्या बोल रहे हो? आप बताओ मुझे, मैं आपकी मदद करती हूँ। मुझे बताओ क्या लगेगा, मैं ढूंढ कर ले आऊंगी। अरे स्वर्णलता लगेगा?
मिलेगा। स्वर्णलता जंगल के बीचों बीच कहीं है, लेकिन सिर्फ भाग्यवान लोगों को मिलता है। बाबा मैं कोशिश तो कर सकती हूँ ना, बाकी मेरी किस्मत और इस मैंने की किस्मत, जो ऊपर वाला चाहेगा वही होगा। ये बात तो ठीक है बेटा, लेकिन स्वर्णलता ढूंढना इतना आसान नहीं है। बाबा बाबा आप मुझे बताओ तो सही, स्वर्णलता दिखता कैसा है? अरे वो एकदम सोने के रंग का लत होता है। बाबा मैं जरूर ढूंढ लाऊंगी, आप परेशान मत हो। अरे यहाँ तो कहीं पर भी मुझे ऐसी कोई लत नहीं दिखी। क्या करूँ, आगे चलती हूँ जंगल में, उधर शायद मिले। अरे कहाँ घूम रही हो? जंगल के बीचों बीच में आ गई हो। ये जंगल बहुत घना है, तुम्हें पता नहीं है? रास्ता भूल जाओगी तो वापस भी नहीं जा पाओगी। अरे बूढ़ी अम्मा, मुझे तो ध्यान ही नहीं रहा, मैं तो पता नहीं कहाँ आ गई हूँ इस जंगल में। अब मैं एक लत के तलाश में यहाँ तक आ गई हूँ। कौन सी लत चाहिए तुम्हें? मुझे तो स्वर्णलता चाहिए। अरे स्वर्णलता, जब बहुत सारे पंछी यहाँ आए, सब किसी न किसी लालच में आए, लेकिन स्वर्णलता तो आसान नहीं है मिलना। लालच में मतलब? अरे स्वर्णलता जिसे मिले उसकी किस्मत भी बदल जाती है। मुझे तो किस्मत विस्मत का पता नहीं है, मैं तो जैसी हूँ वैसे में ही खुश हूँ। बस एक मैने को बचाना है, उसे कुष्ठ रोग हो गया है, कहीं वो मारा न जाए। बाबा ने कहा है स्वर्णलता के बगैर दवाई नहीं बन सकती है। मैं बस उसी के लिए यहाँ आई हूँ और मुझे अभी तक नहीं मिली है। मुझे बड़ा दुख हो रहा है, क्या पता उसे मरना न पड़ जाए। अरे तो तू किसी की जान बचाना चाहती है? और क्या, बस उसी के लिए यहाँ पर घूम रही हूँ। बूढ़ी अम्मा छोड़ो, मुझे जाने दो। और बूढ़ी अम्मा तुम इस जंगल में क्या कर रही हो? ये तो बहुत घना जंगल है, यहाँ तो मुझे लगता है शिकारी पंछी भी होंगे। अरे शिकारी पंछी तो हैं, लेकिन वो मुझे नुकसान नहीं पहुँचाते और मेरे पास स्वर्णलता है। तुम चाहो तो मैं दे सकती हूँ। अरे वाह, अगर तुम्हारे पास स्वर्णलता है तो मुझे दे दो ना, बहुत ज्यादा जरूरी है। उसकी जान बच जाएगी बेचारे की, एकदम से अधमरा हो चुका है। अच्छा ये ले। ले तू अच्छी है, इसी वजह से तुझे स्वर्णलता मिली, वरना हर किसी को स्वर्णलता नहीं मिलती है। जा अब। अरे अभी तक मिनी नहीं आई। पता नहीं कहाँ चली गई है, कहीं जंगल के अंदर तो नहीं चली गई। मेरी वजह से आप लोग बहुत तकलीफ झेल रहे हैं। मैंने तो पहले ही कहा था मुझे मरने दो, लेकिन आप लोगों ने मेरी बात नहीं मानी। अरे नहीं नहीं, तुम परेशान मत हो, मेरी बेटी आ जाएगी। अरे आ गई तू? हाँ बाबा, ये लो मैं स्वर्णलता ले आई हूँ। अरे वाह, चलो ये तो अच्छा है। मैं दवाई तैयार करता हूँ और तुम उसके पंखों में, चेहरे में इस दवा को लगा देना। तुम्हें डर तो नहीं लगेगा ना? क्योंकि ये छूत की बीमारी है, उससे तुम्हें भी हो सकती है। नहीं बाबा, मुझे कोई डर नहीं लगेगा, मैं बिल्कुल दवा लगा दूंगी, आप परेशान मत हो। ये लो मिनी।
अब मैं बहुत स्वस्थ हो गया हूँ। आप लोग बहुत ही अच्छे हैं। आप लोगों ने मेरी सेवा की और वो भी ऐसे समय में सेवा की जब मुझे मेरे अपनों ने छोड़ दिया था। वो बात तो ठीक है बेटा, तुम तो राजकुमार हो, लेकिन मुझे आज तक समझ में नहीं आया तुम्हारे घर वालों ने तुम्हें ऐसे कैसे छोड़ दिया। राजा के बेटे को पानी में मरने को छोड़ दिया, ये समझ में बात नहीं आई। आपको सब समझ में आ जाएगा। पहले आप दोनों मेरे साथ चलिए। कहाँ? हम लोग कहाँ जाएंगे? अरे मेरे साथ मेरे राजमहल तो चलिए। पहले वहाँ मेरे माँ बाबा से मुलाकात कर लेना आप लोग। अच्छा चलो फिर चलते हैं। तुम रोए क्यों जा रही हो बार बार? मुझे अच्छा नहीं लगता है। क्या करूं? रो नहीं तो आपने मेरे बेटे को पानी में डाल दिया। हाँ, कोई भी अपने जीते जागते बच्चे को ऐसे डाल देता है क्या? मेरा एकमात्र बेटा, और वो भी पानी में। अरे मजबूरी थी, तुम्हें तो सब पता ही है, फिर क्यों ऐसा कह रही हो तुम? क्या मुझे अच्छा लगा होगा ऐसा करके? महाराज, राजकुमार जी आए हैं। अरे क्या कह रहे हो? हाँ महाराज, राजकुमार आए हैं, दरवाजे में है। अरे मेरा बेटा आ गया क्या? पता नहीं, कह तो रहा है ये। चलो भाई देखते हैं दरवाजे में क्या मामला है। अरे मेरा मुन्ना ठीक है। हाँ, एकदम अच्छा हो गया है। ये तो तुम्हारी बीमारी तो खत्म हो गई। हाँ माँ, मेरी सारी बीमारी खत्म हो गई है और अब मैं बिल्कुल स्वस्थ हूँ। एकदम बढ़िया ताकतवर हूँ। लेकिन ये सब कैसे हुआ? अरे आज तो मैं बड़ा भोज दूंगा, सारे गांव वालों को बुलाऊंगा। अगले 5 दिनों तक इस राज्य में भोज ही भोज होगा। हाँ बिल्कुल, मेरा बेटा घर आ गया, इससे बड़ा और क्या हो सकता है। हाँ, इसलिए माफ करिएगा, मैं एक सवाल करना चाह रहा था। आप कौन है? मैंने आपको पहचाना नहीं। बाबा, ये वो कविराज हैं जिन्होंने मुझे ठीक किया, और ये उनकी बेटी है जिन्होंने मेरी सेवा सुरसा करी है। अच्छा, अरे आप लोग तो बहुत अच्छे हैं, आपने मेरे बेटे की जान बचाई। और क्या चाहिए? मैं एक चीज जानना चाह रहा था। ऐसा लगता है आप लोग अपने बेटे को बहुत प्यार करते हैं, फिर आपने अपने बेटे को इस तरीके से पानी में क्यों छोड़ दिया? अरे इसकी एक कहानी है। मेरे बेटे को मैं अपने यहाँ के वैद्य से इलाज करा रहा था। एक दिन वैद्य ने हमें बताया, महाराज मैं इसका इलाज नहीं कर पाऊंगा और मुझे नहीं लगता है राजमहल में रखने से कोई फायदा होने वाला है। इसका रोग कुष्ठ रोग है, 1 से 2, 2 से 3 में ये फैलता है, इसलिए आपको ध्यान देना होगा और आपको मेरी बात माननी होगी। क्या बात माननी होगी? वैद्य जी साफ कहिए, घुमा फिरा के बातों को मत कहिए। महारानी, साफ ये है कि इन्हें अब राजमहल में रखना खतरे से खाली नहीं है। सबसे पहले ये रोग आप लोगों को लग सकता है और फिर महामारी की तरह ये आपके राज्य में फैल सकता है, इसलिए आप सबसे पहले इसे पानी में छोड़ दें। ये कैसी बात हो गई? हम अपने बेटे को पानी में छोड़ दें? ये कैसे होगा? हाँ, यही करना होगा, क्योंकि इनके भाग्य में यही लिखा है। अगर पानी में ही छोड़ने से इनका जीवन बच सकता है, वरना ये घर में रखे गए तो बेमौत मारे जाएंगे और कोई भी इन्हें नहीं बचा पाएगा। क्या ये सच है वैद्य? हाँ महाराज, ये बिल्कुल सच है। इसी बात को आपको मानना होगा, वरना अगर आप इसे राजमहल में ही रखेंगे तो हमारे पास कोई इलाज नहीं है। ये मारे जाएंगे और ये रोग पूरे राज्य को निगल लेगा। ठीक है, अगर है तो ऐसा ही करना होगा। नहीं, ये मेरा बेटा है, आप ऐसा कैसे सोच सकते हैं? और महारानी, मैं इस राज्य का राजा भी हूँ, मुझे ये भी सोचना है। एक बेटे के लिए मैं पूरे राज्य को खतरे में नहीं डाल सकता। मेरी प्रजा भी मेरे बच्चों की तरह है।
अच्छा, तो ये बात थी। हाँ, यही बात थी। हमारे पास कोई उपाय नहीं था, इसी वजह से हमें अपने राजकुमार को पानी में छोड़ना पड़ा। लेकिन वैद्य जी की भविष्यवाणी सही साबित हुई। आखिरकार आप लोग मिल गए और ऊपर वाले ने मेरे बेटे को बचा लिया। अरे ये सब तो ऊपर वाले की मेहरबानी है, हम लोग तो बस एक माध्यम हैं। अब इनके भाग्य में ये लिखा था कि हमारे हाथों ये बचेंगे, तो हो गया। अब मैं चलता हूँ। अरे आप लोग कहाँ चलेंगे? आप लोग यहीं रहिए हमारे यहाँ। क्यों बाबा? ये हमारे यहाँ वैद्य जी के रूप में रह सकते हैं। ये एक अच्छे कविराज है और हमारे लोगों का इलाज कर सकते हैं। हाँ हाँ बिल्कुल, तुम इन्हें जो चाहे वो दे सकते हो। इन्होंने तुम्हारी जान बचाई है, इनका एहसान है हमारे ऊपर। नहीं नहीं, मैं चलूंगा, मेरा अपना घर है, मेरी बेटी है, परिवार है। बाबा, इनकी बेटी ने मेरी बड़ी सेवा करी है। ये बुद्धिमान भी है और बहुत अच्छे हृदय की भी है। मुझे लगता है ये मेरी पत्नी बनने के लायक है और मैं चाहता हूँ कि इसी के साथ मेरा विवाह हो। इसने मेरा जितना सेवा शुश्रूषा करा है उससे मैं ठीक हो पाया हूँ। अरे बिल्कुल, तुम्हारी जो भी मनोकामना है वो हम पूरी करेंगे। जो तुम चाहोगे वही होगा, इसके लिए निश्चिंत रहो। समधी जी, आप तो बहुत ही बढ़िया कविराज हैं। जब से आप आए हैं मेरे राज्य में किसी को कोई दिक्कत नहीं हो रही है। आप बहुत अच्छे हैं। अरे बूढ़ी अम्मा, मैं तो तुम्हारे बारे में ही सोच रही थी। तुमने मुझे अगर स्वर्ण लता न दिया होता तो आज बिल्कुल राजकुमार जी ठीक न होते। अरे, और तेरी भी किस्मत नहीं पलटती। मैंने कहा था ना, स्वर्ण लता जिसके हाथ में जाए उसकी किस्मत पलट जाती है। और आखिरकार तुम्हारी भी किस्मत पलट गई। देखो, एक झोपड़ी से उठकर तुम यहाँ महलों में आ गई और महलों की रानी बन गई। लेकिन मैं तुम्हें ये बताने आई हूँ, कभी भी किसी के साथ बुरा मत करना, हमेशा लोगों की भलाई करते रहना। तुम बहुत अच्छी हो। तुम ऐसे ही अगर अच्छी रही तो जीवन में सब खुशियाँ मिलेंगी, और मन में स्वार्थ और लालच आया तो जीवन की सब खुशियाँ चली जाएंगी। नहीं बूढ़ी अम्मा, मैं हमेशा लोगों की मदद करूंगी। मेरे पास जो कुछ भी आया है उसे मैं अपने लोगों के भलाई में लगाऊंगी। आप उसके लिए निश्चिंत रहो। अरे, ये बूढ़ी अम्मा कहाँ चली गई? अरे मिनी, किससे बातें कर रही हो? किसी से नहीं, बस खुद से ही बातें कर रही थी। मैं सोच रही थी कि अब हम अपने प्रजा को और क्या दे सकते हैं। तुम बहुत अच्छी हो। तुम जब से आई हो हमारे राज्य में धन भी खूब हो रहा है और अनाज भी खूब हो रहा है। चारों तरफ खुशहाली है, कोई दिक्कत नहीं है। किसी जंगल में सोनो और मोनो दो बहनें रहती थी। सोनो बहुत सुंदर थी, इसलिए वो बहुत घमंडी थी। वो हर समय अपनी बहन मोनो से लड़ाई करती थी। मैंने 2 रोटियां बनाकर रख दी है, दोनों बहनें एक एक रोटियां खा लेना। ऐसा कहते हुए उनकी मम्मा घर से चली जाती है। मुझे तुम्हारे साथ खाना खाने में घिन आती है। चल, तू पहले अपने पंख धोकर आ। बहन सोनो, मैंने तो अभी अभी अपने पंख धोए हैं। जाओ, फिर से धोकर आओ। मोनो अपने पंख धोने जाती है तो पीछे से सोनो दोनों रोटियां ही खा लेती है। तुमने मेरे हिस्से की भी रोटी खा ली है। तुम बहुत बुरी हो, तुम हर समय मेरे साथ ऐसा ही करती हो। तुमने मुझे अभी बुरा कहा, मैं अभी देखती हूँ तुझे। ऐसा कहते हुए सोनो एक जलती हुई छड़ी उठाकर अपनी बहन मोनो को मारने लगती है। मम्मा, मम्मा, मुझे बचा ले मम्मा। मम्मा, मेरा पंख जल गया है, मुझे बचा ले।
जलती हुई छड़ी से मोनो का पंख जल जाता है। ये सब देखकर सोनो डर जाती है। मोनो मोनो, मैं भी पानी लाकर डालती हूँ। मोनो भागकर मटके से पानी लाकर अपने बहन के जलते हुए पंख पर डाल देती है। आग तो बुझ जाती है, मगर अब मोनो को बहुत दर्द हो रहा था। तुमने मेरा पंख जला दिया, अब मैं कैसे उड़ पाऊंगी? तुमने ऐसा क्यों किया? तुमने ऐसा क्यों किया? क्या करूं गोरी बहन, मेरी बड़ी बेटी सोनो अपनी छोटी बहन से बहुत लड़ाई करती है। जब देखो उसे मारती रहती है। अभी छोटी है दोनों, जैसे जैसे बड़ी होंगी सब ठीक हो जाएगा। हरियाली तोती भागी भागी वहाँ आती है। चिड़िया चिड़िया, मैं तुम्हारे घर के पास से गुजर रही थी कि मैंने तुम्हारे घर से शोर सुना। कोई बहुत ऊंची आवाज से रो रहा था। हाय, मैं मर गई। फिर वही लड़ाई, जरूर सोनो ने मोनो को मारा होगा। चिड़िया जल्दी से अपने घर भागती है। मोनो मोनो, क्या बात है, कुछ हुआ है क्या? मुझे तोती ने बताया कि तुम रो रही थी। मोनो चुप रहती है। नहीं नहीं मम्मा, कुछ भी तो नहीं हुआ, हम तो आपस में खेल रही थी। अपनी बहन को मम्मा से बचाने के लिए मोनो हाँ में अपना सर हिलाती है, मगर दूसरे ही लम्हे मम्मा चिड़िया की नजर मोनो के जले हुए पंख पर जाती है। मोनो मोनो बेटी, तुम्हारा ये पंख तो बुरी तरह जल गया है। क्या शरारत की है तुमने? मोनो रोने लगती है क्योंकि उसे बहुत दर्द हो रहा था। मम्मा मम्मा, मैं आग से खेल रही थी कि मेरा पंख जल गया। जल्दी से मम्मा चिड़िया अपनी बेटी मोनो को एक टोकरी में रखती है और उसे लेकर बुलबुल डॉक्टर के पास चली जाती है। बुलबुल बुलबुल, जल्दी देखे, मेरी बेटी का पंख जल गया है। इसके पंख में तो छेद हो गया है, मैं जल्दी से मरहम लगा देती हूँ, मगर शायद अब कभी भी मोनो उड़ नहीं पाएगी। ये सुनकर मम्मा चिड़िया की तो जान ही निकल जाती है। मम्मा मम्मा, चुप कर जाए मम्मा, अब मेरा दर्द कम हो गया है। थोड़े दिनों तक मैं उड़ने भी लगूंगी। मम्मा चिड़िया बहुत परेशान थी, उसकी बेटी अपाहिज हो गई थी। मम्मा चिड़िया अपनी बेटी को लेकर घर वापस आ जाती है। जल्दी से सोनो बोलती है, मम्मा क्या बताया बुलबुल डॉक्टर ने? और लड़ लो अपनी बहन से, अब तुम्हारी बहन कभी उड़ नहीं सकेगी। मम्मा, इसमें सोनो का क्या दोष है? मैं खुद ही आग से खेल रही थी। सोनो जोरों से रोने लग जाती है। नहीं मम्मा, ये सब मेरी वजह से हुआ है। मैंने ही मोनो के पंख पर जलती हुई छड़ी मारी थी। मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाऊंगी। सोनो ऐसे रोती रहती है। बेटी, तुम्हारी एक छोटी सी गलती से तुम्हारी बहन की जिंदगी भर के लिए अपाहिज हो गई है। अब कौन करेगा इसके काम? अब कौन लाएगा इसके लिए उम्र भर दाना? कौन करेगा इस अपाहिज चिड़िया से शादी? मैं करूँगी मम्मा, मैं सब करूँगी। मोनो बहन, मुझे माफ कर दो। मैं आपकी नौकर बनकर सारी जिंदगी गुजारूंगी। मैं हमेशा आपके साथ रहूंगी। प्लीज मुझे माफ कर दे। सोनो बहन, कितना ही अच्छा होता जो आप पहले सुधर जाती। हम दोनों बहनें मिलकर नदी पर जाती, साथ मिलकर दाना लेने जाती। फिर उस दिन के बाद सोनो अपनी बहन के लिए दाना लाती, उसके काम करती। वो अपनी छोटी बहन से प्यार करने लगती है। देखो देखो, वो जा रही है जिसने अपनी बहन की पंख जला दिए। दूर हो जाओ, तुम हमसे दूर ही रहो। ये वो ताने थे जो उसे हर रोज सुनने को मिलते थे।
सोनू की एक छोटी सी गलती ने उसे उम्र भर के लिए शर्मिंदा और उसकी बहन को उम्र भर के लिए अपाहिज कर दिया था। प्यारे दोस्तों, इसलिए अपने गुस्से को काबू में रखें और अपने छोटे बहन भाइयों से प्यार करें। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। दूर किसी जंगल में मानो चिरा अपनी पत्नी टुन्नी चिड़िया और बेटे के साथ रहता था। एक दिन मानो की पत्नी टुन्नी चिड़िया उससे कहती है, देखो न जी, एक ही बेटा है हमारा, लेकिन उसे भी हम एक अच्छा जीवन नहीं दे सकते। पता नहीं हम गरीबों के दिन कब जाएंगे और मैं अपने बेटे को कब अच्छा पहनाऊं और अच्छा खिलाऊं। लगता है ये मेरा सपना ही रह जाएगा। टुन्नी सोचा था इस बार फसल अच्छी होगी तो अपने बेटे और परिवार के लिए अच्छे कपड़े लाऊंगा, मगर क्या करूं, हर बार की तरह इस बार भी फसल अच्छी नहीं हुई है। आप ऐसा करें, साहूकार कौवे से कुछ पैसे ले ले और अगली फसल लगाए, हो सकता है हमें उसी फसल में कुछ मुनाफा हो जाए। मैंने भी यही सोचा है। फिर मानो चिरा साहूकार पक्षी कालू कौवे के पास जाता है। हाँ, वो तो ठीक है, मुझे पैसे मिल जाएंगे, मगर जानता है ना मेरा ब्याज कितना होता है। अगर 2 महीनों बाद पैसे वापस ना किए तो पैसों के ऊपर ब्याज 2 गुना हो जाएगा। साहिब, आप मुझे पैसे दे दे, मैं लौटा दूंगा आपको। फिर मानो चिरा साहूकार कालू कौवे से पैसे ले जाता है। वो मंडी से मकई के बीज लेता है और अपनी पत्नी को साथ लेकर फसल बीज देता है। आप चिंता न करें, देखना हम अपनी मकई की फसल पर मेहनत करेंगे और साहूकार कालू कौवे के सारे पैसे लौटा देंगे। मगर मुझे डर बहुत लग रहा है, अगर फसल अच्छी ना हुई तो क्या करेंगे हम। फिर वो मेहनत से काम करते हैं और दिन रात अपनी फसल का ध्यान रखते हैं। मम्मा पापा, आप इतना काम करते हैं, थोड़ा आराम भी कर लिया करें, ऐसे आप बीमार हो जाएंगे। बेटा, सारा दिन काम करके जब शाम को घर आकर हम आपको देखते हैं तो हमारी सारी थकान दूर हो जाती है। मम्मा और पापा चिड़िया की मकई की फसल अच्छे से उगती है और कुछ दिनों बाद उस फसल पर मकई के नरम नरम भुट्टे निकल आते हैं, जिसे देखकर पापा चिड़िया बहुत खुश था। कालू जी, देखा है कुछ, उस चिड़िया की मकई की फसल इस बार पिछली बार से ज्यादा है। ऐसे तो वो समय पर हमारे पैसे लौटा देंगे। अगर ऐसा हुआ तो हम ब्याज कैसे लेंगे उनसे। तुम चिंता न करो गौरी, मैंने सोच लिया है मुझे क्या करना है। फिर कालू कौवा रात को चिड़िया के मकई के खेत में जाता है और खेत में जहरीली स्प्रे का छिड़काव कर देता है और अपने घर चला जाता है। पापा चिड़िया अगली सुबह जब अपने खेत पर जाता है तो अपना सर पकड़कर बैठ जाता है। लुट गया, मैं बर्बाद हो गया, मेरी मकई की फसल तबाह हो गई। अब मैं साहूकार कालू कौवे के पैसे कैसे लौटाऊंगा। मानो चिरा रोता हुआ घर जाता है। बर्बाद हो गई है, हमारी सारी ही फसल बर्बाद हो गई है। अब हम कैसे कौवों के पैसे लौटाएंगे। आप शांत हो जाएं, ऐसे रोने से कुछ नहीं होने वाला। हमें अब कोई नया उपाय सोचना होगा। मम्मा पापा, अगर हम आलू की फसल लगा ले तो कौवे अंकल को पैसे देने से पहले पहले आलू की फसल तैयार हो जाएगी। शाबाश कुक्कू बेटा, हम ऐसा ही करेंगे। मगर आलू का बीज लेने के लिए पैसे कहाँ से आएंगे। मेरा गुल्लक किस दिन काम आएगा पापा। फिर कुक्कू अपने गुल्लक से पैसे निकालकर अपने पापा को देता है और पापा चिड़िया मंडी जाता है। आलू के बीज सस्ते में ही थे, इसलिए पापा चिड़िया आलू के बीज ले आता है। वो पति पत्नी फिर से काम शुरू करते हैं और अपने खेत में आलू बो देते हैं। साहूकार कालू कौवा और कौवी यही समझते रही कि ये कोई जड़ी बूटी है, मगर चिड़िया के आलू बढ़ते और फैलते फूलते गए। कुक्कू के पापा, इस बार हमारी आलू की फसल सारा नुकसान पूरा कर देगी।
हमारी आलू की फसल की किसी की कानो कान खबर भी नहीं हुई, क्योंकि हमारे आलू तो जमीन के अंदर ही अंदर मोटे हो रहे हैं। फिर कुछ दिनों बाद मम्मा और पापा चिड़िया आलू की फसल निकाल लेते हैं और आलू की बोरियां अपनी बैलगाड़ी पर लाद कर मंडी ले जाते हैं। चाचा कबूतर चिड़िया से सारे ही आलू खरीद लेता है। चिड़िया बहन, अगर ऐसे ही आलू और हुए तो मुझे ही देना, मैं तुम्हें इन आलुओं के मुंह मांगे दाम देने को तैयार हूँ। फिर शाम को पापा चिड़िया साहूकार कौवे के घर जाता है। साहूकार कालू कौवे जी, ये रहे आपके पैसे जो मैंने आपसे उधार लिए थे, और ये एक बोरी आलू की मेरी तरफ से आपको। कालू, इसका मतलब चिड़िया के खेत में जड़ी बूटी नहीं बल्कि आलू की फसल थी। ऐसे चिड़िया और उसका पति अपने बेटे के लिए अच्छी अच्छी चीजें खरीदते हैं और खुशी खुशी जीवन गुजारते हैं। प्यारे दोस्तों, कहानी अच्छी लगी तो इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले। आपका धन्यवाद।